नमस्कार, मैं श्रीकांत वर्मा। आज इस सेशन में हम लोग इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में जो लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट किए जाने हैं उससे संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इलेक्शन के डिफरेंट फेजेस में जो पुलिस का रोल होगा उस पर क्लासिफाइड डिस्कशन आज हम करेंगे। 3 फेजेस जो क्लासिफाई किए गए हैं उसमें है प्री पोल, देन ड्यूरिंग पोल, देन पोस्ट पोल। इन तीनों में अलग अलग पुलिस की भूमिकाएं क्या होंगी, इन बिंदुओं पर आज हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही प्रेस नोटिफिकेशन जारी होता है उसके साथ प्रभावशील हो जाती है। इमीडिएटली उसके बाद इस स्लाइड में जो 5 काम बताए गए हैं वो प्री पोल एक्टिविटी के तौर पे पुलिस को किया जाना होगा। प्रिवेंटिव एक्शंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एनफोर्समेंट, डिफेसमेंट से संबंधित एक्टिविटी, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग और व्हीकल मॉनिटरिंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस हैं कि नॉमिनेशन के दौरान जो स्थान पर नॉमिनेशन पेपर लिए जाएंगे, नामांकन लिए जाएंगे, उनसे 100 मीटर के अंदर केवल 3 व्हीकल्स अलाउ की जाएंगे। व्हीकल्स के साथ में जो कैंडिडेट और उसके साथ सपोर्ट में जो पर्सन्स जा सकते हैं, मैक्सिमम उनके लिए 4 पर्सन्स की एंट्री अलाउ किया गया है। ये 4 पर्सन्स वो होंगे जो आरओ या एआरओ जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करते होंगे या लेते होंगे, प्राप्त करते होंगे, उनके कमरे तक के जा पाएंगे। निर्दलीय अभ्यर्थी के मामले में प्रस्तावकों की संख्या 10 होती है। ऐसी स्थिति में उनको 100 मीटर के दायरे पर 10 प्रस्तावक को रोक करके सिर्फ 4 को अलाउ करने की व्यवस्था नहीं की जानी है, बल्कि सारे प्रस्तावक अंदर तक जाएंगे, 100 मीटर के अंदर तक प्रवेश करेंगे, किंतु आरओ के कमरे में वो पार्ट करके जाएंगे। कोविड के सिनेरियो में इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज किया है। व्हीकल्स के लिए 3 की जगह 2 व्हीकल्स की परमिशन अब दी जाएगी और 4 पर्सन्स जो कैंडिडेट के साथ आरओ के कमरे पे जाएंगे उनकी जगह पे अब केवल 2 व्यक्ति एक समय पे एक कैंडिडेट के साथ में जाने की बात कही गई है। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए वो व्यक्ति आए हुए हैं जिनके ऊपर वारंट की तामीली की जानी अपेक्षित है। इसलिए बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद उनके ऊपर अरेस्ट वारंट तामील किया जाना है, उसके पहले नहीं किया जाना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें पुलिस को गौर करने की ज़रूरत है। सामग्री वितरण वापसी से संबंधित बिंदुओं पर पुलिस की भूमिका 4 विषयों पर अपेक्षित होती है: ट्रैफिक कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल, पुलिस टैकिंग और कोऑर्डिनेटेड डिस्पैच। मतदान दिवस पर पुलिस को विशेष तौर पर जिन 5 बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है प्लानिंग दृष्टिकोण से, उसमें सिक्योरिटी ऑफ पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग पर्सनल्स, ईवीएम और पोलिंग मटेरियल्स, 100 और 200 मीटर्स रूल्स को एनफोर्स करने के लिए सेक्टर ऑफिसर्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्ट्राइकिंग फोर्स, वोटर के फ्री मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए, और ट्रैफिक कंट्रोल के पेटे। तो पुलिस अपने मानव संसाधन का जब मूल्यांकन करे तो इन बिंदुओं पर गौर करते हुए मानव संसाधन की अपेक्षा तय करें। पोल के बाद और काउंटिंग के पहले की एक्टिविटीज़ में जो पुलिस की भूमिका होगी उसमें पोलिंग पार्टीज को रिसीविंग स्टेशंस तक एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी के साथ पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। रिसीविंग काउंटर्स पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट, बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां एक साथ एक लोकेशन पे आती हैं, इसलिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान करना होगा। स्ट्रांग रूम गार्डिंग के लिए जो एसओपी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से सामान्यतः सेंट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की जाती हैं। उसमें पूरी एक कंपनी पोल्ड ईवीएम्स जब वापस आती हैं उसके बाद पूरी एक कंपनी उसके गार्ड के लिए लगाए जाने की अपेक्षा की जाती है। काउंटिंग डे पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट 3 टायर होगा। फर्स्ट टायर एंट्री के लेवल पे ही फ्रिस्किंग का काम करना होगा। फर्स्ट टायर जहां पर फ्रिस्किंग की एक्टिविटी होती होगी वहां पर विशेष तौर पे एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डेपुट किए जाने की अपेक्षा की जाती है। स्ट्रांग रूम के प्रोटेक्शन के लिए, काउंटिंग हॉल्स में क्राउड कंट्रोल के लिए, पोस्ट रिजल्ट क्लैशेस को अवॉइड करने के लिए, कैंडिडेट और एजेंट्स की सिक्योरिटी के लिए। इन बिंदुओं पर
कितने बल की ज़रूरत होगी इसका असेसमेंट करते हुए पुलिस डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जाना होगा। इलेक्शन के इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्लान। तो स्टेट लेवल पे डीजीपी और सीओ के कोऑर्डिनेशन में सारे सीनियर ऑफिसर्स, एसपी के लेवल और उसके ऊपर के जितने होंगे उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसपी और डीओ के गाइडेंस और सुपरविजन में डिस्ट्रिक्ट के सारे सीनियर ऑफिसर्स, जिसमें डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और एसडीओ पुलिस के लेवल के ऑफिसर्स होंगे, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। देन सब डिवीजन लेवल पे डीवाईएसपी या एसडीओ पुलिस के साथ एसडीओ रेवेन्यू के साथ में जो सब इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो नायब तहसीलदार रैंक के होंगे, उन सब की ट्रेनिंग की जाने की अपेक्षा की जाती है। फर्दर ट्रेनिंग पुलिस स्टेशन लेवल पे होगी, जिसमें स्टेशन हाउस ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति और उनके मार्गदर्शन में एएसआई और कांस्टेबलरी के लेवल के लोगों को ट्रेन किया जाना चाहिए। और अगेन पुलिस लाइन जो रिजर्व पुलिस बल के लिए एक व्यवस्था होती है, उसमें एसपी और डीओ के मार्गदर्शन में जितने भी ट्रेनिंग ऑफिसर्स और फोर्स होते हैं, इसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्स के जो आर्म्ड पुलिस फोर्स वाले रहते हैं, उन सब के ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट किया जाना अपेक्षित होगा। प्री पोल में लॉ एंड ऑर्डर प्लानिंग के लिए अपन जब बात कर रहे थे पिछली बार, तो मैंने बताया था कि ये कंपोनेंट्स हैं उसके, प्रिवेंटिव मेजर्स, एनफोर्समेंट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, व्हीकल मॉनिटरिंग, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, इन सब चीज़ों को समेकित प्लान करते हुए लॉ एंड ऑर्डर प्लानिंग करना है और पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट का स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी तैयार करना होगा। ड्यूरिंग इलेक्शन से आशय होता है जिस डेट पे या उस पूरा ड्यूरेशन जिसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स है, अर्थात प्रेस नोट जिस तारीख को जारी होगा उस तारीख से लेकर के काउंटिंग और काउंटिंग से संबंधित सारी प्रक्रियाएं, लीगल प्रक्रियाएं जो खत्म होती हैं, वो पूरा ड्यूरेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एनफोर्समेंट का ड्यूरेशन होता है। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्लान करने के लिए मोटा मोटा दो क्लासिफिकेशन प्लान किया जाना चाहिए। एक होता है वल्नरेबिलिटी मैपिंग और दूसरा है क्रिटिकलिटी असेसमेंट। तो क्रिटिकलिटी असेसमेंट का संबंध पोलिंग स्टेशन लेवल पर जो प्लान करने हैं, फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करना है, उसके लिए क्रिटिकलिटी असेसमेंट होगा। बट वल्नरेबिलिटी मैपिंग की अगर हम बात करते हैं तो एरियाज जो वल्नरेबल होंगे, जो लोग वल्नरेबिलिटी को कॉज कर सकते हैं, ऐसे पॉकेट्स को, ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना और उसके लिए फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान और जो एक्शन प्लान है वो तैयार करने की बात होगी। वल्नरेबिलिटी मैपिंग के देखिए ये कंपोनेंट्स हैं, जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना और वो एरियाज को पोलिंग स्टेशन वाइज लिंक करना। दूसरा है जो सोर्स ऑफ थ्रेट या इंटिमिडेशन है उनको आइडेंटिफाई करना। ऐसे लोग जो अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हुए ऑफेंस को अंजाम दे सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। पास्ट इंसिडेंट्स और प्रेजेंट एप्रीहेंशंस को ध्यान में रखते हुए वरी लिस्ट भी तैयार किया जाना है। ये वरी लिस्ट जब तैयार करते हैं हम, तो वरी लिस्ट पार्टी लेवल पे जो रहते हैं, जो राजनीतिक दल रहते हैं, जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट करते रहते हैं, उनके मार्फत भी वरी लिस्ट प्राप्त की जाती है कि कौन से एरियाज कॉज ऑफ कंसर्न हो सकते हैं, कौन से लोग हैं जो न्यूसेंस पैदा कर सकते हैं। इनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन में पॉलिटिकल पार्टी का से भी और कैंडिडेट्स का से भी अपेक्षित होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और प्रिवेंटिव एक्शन को इनिशिएट करना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोलिंग स्टेशन लेवल पे जब क्रिटिकलिटी एनालिसिस की जाती है तो इसमें कुछ क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है कि ऐसे पोलिंग स्टेशन जहाँ पर नॉन एपिक इलेक्टर्स का ज़्यादा बड़ा नंबर, ज़्यादा बड़ी संख्या हो, ऐसे इलेक्टर्स या वोटर्स ज़्यादा हों जिनकी फैमिली लिंकेज ना हो, वल्नरेबल पॉकेट्स में स्थित पोलिंग स्टेशंस, ऐसे पोलिंग स्टेशंस जिसमें 90% वोट गिरा हो और 90% वोट में से 75% पोल का परसेंटेज 75% या उससे अधिक किसी एक कैंडिडेट को गिरा हो। इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस से संबंधित पिछले इतिहास का अगर विषय हो तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। वायलेंस में विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत होती है कि सिर्फ कोई क्षेत्र इस वजह से या कोई पोलिंग स्टेशन इस वजह से वल्नरेबल या क्रिटिकल नहीं हो जाएगा कि वहां पर कोई हिंसा की वारदात हुई है। अगर हिंसा की वारदात इलेक्शन से संबंधित है तब तो वो कंसिडरेशन में आएगी कि हाँ ये वल्नरेबल हो सकता है या सेंसिटिव हो सकता है। बट
कोई दूसरा प्रकार का अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो वल्नरेबिलिटी या कॉज ऑफ कंसर्न या क्रिटिकलिटी एनालिसिस के लिए जो है वो विचार में नहीं लिया जाएगा। लो पोलिंग परसेंटेज वाले जो पॉकेट्स होंगे वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न होते हैं। इसमें विचार करने वाली बात यह होगी कि पोलिंग परसेंटेज कम क्यों आया है, किसी प्रभाव की वजह से ऐसा तो नहीं कि लोग ही नहीं आ रहे हैं और उसका दुरुपयोग करते हुए वहाँ पर फॉल्स वोटिंग क्रिएट की गई हो। हालांकि आज के सिनेरियो में ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट ऐसी परिस्थितियाँ पैदा किया जाना असंभव नहीं है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्रिटिकलिटी एनालिसिस के बेस पे जो फोर्स मेजर्स हैं, जो जिसमें हम सेंट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय करते हैं, कुछ जगहों पे वीडियोग्राफी लगाते हैं या वेबकास्टिंग करते हैं, ये इसके एक्शन प्लान के तौर पे जो मेजर्स लिए जाने हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वेबकास्टिंग के लिए जो जनरल गाइडलाइन कभी कभी इलेक्शन कमीशन से या स्टेट इलेक्शन लेवल से जो जारी होते हैं, उसमें वेबकास्टिंग के लिए एक टारगेट दिया जाता है। उस टारगेट का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी और यहाँ से मॉनिटरिंग सिस्टम, जो सेंट्रल लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम, उसको ऐड करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे ये भी पता चलता है कि वेबकास्टिंग को अगर हम मॉनिटर करते होते हैं तो पोल प्रोसीजर जो है प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं, फील्ड लेवल पे भी देखा जा सकता है। यद्यपि टेक्निकलिटी और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो वेबकास्टिंग का बेसिक पर्पस जो है वो ऐसी जगहों पे होना चाहिए जहां पर वोटर टर्नआउट बहुत कम हो रहा हो, क्योंकि वहां पर वोटर टर्नआउट जहां पर कम होगा वहां पर यह संभावना बनी रहेगी कि दूसरे लोग जो है इम्पर्सनेशन करके वहां पर वोट डाल सकते हैं। नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स अगर कम है या सिर्फ एक कैंडिडेट या एक पॉलिटिकल पार्टी का पोलिंग एजेंट जहां पर पिछले क्लास में उपस्थित रहा हुआ है, अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हमको मिलता है कि यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, तो उन जगहों पर वेबकास्टिंग की हमको तैयारी करने की अपेक्षा होती है। बट वेबकास्टिंग क्योंकि अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जिसके लिए तैयारी काफ़ी पहले से करने की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें इनपुट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जनरल कोर्स में वेबकास्टिंग को इस एंगल से हम कवर करते हैं कि पोल प्रोसेस में किसी प्रकार का विशेषण तो नहीं हो रहा है और अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हुए कोई कैंडिडेट या दूसरे आदमी उसमें घुस तो नहीं रहे हैं। तीसरा, पोल प्रोसेस में जो गोपनीयता की बात होती है, मतदान की गोपनीयता, उसकी शुचिता बनाए रखने की बात होती है, उसका कोई विशेषण तो नहीं हो रहा है। इसका एक रैंडम सैंपल वेबकास्टिंग के माध्यम से हमको उपलब्ध हो जाता है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जनरली डिप्लॉय किए जाते हैं, उसमें इलेक्शन जो ऑब्जर्वर्स रहते हैं उनका एक से होता है, उनकी अपेक्षा के अनुसार इनको डिप्लॉय किया जाता है। बट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो प्लान करने का होता है उसमें यही कंसिडरेशन जो अपने 6 बिंदु दिए गए हैं उन्हीं को ध्यान रखा जाता है। जहाँ पे नॉन एपिक वोटर्स ज़्यादा हैं वहाँ पे वीडियोग्राफी एक अच्छा मीडिया हो सकता है, ताकि जितने भी इलेक्टर्स आ रहे हैं उन सब पे हम उन सब की आइडेंटिटी उसको इस्टेब्लिश कर सकें। नॉन एपिक इलेक्टर्स की संख्या जिस पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा होती है वहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताते हैं, 12 टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन के प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहाँ पे स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट उसका किए जाने से यह दोष दूर हो सकता है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्पेशल विजिल ऐसी जगहों पर ज़्यादा अपेक्षित होता है और ज़्यादा समीचीन होता है, जस्टिफाई होता है, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन या पोलिंग प्रेमाइस में ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस अवेलेबल हों और वहाँ पर इलेक्टर्स के बीच में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, या जहाँ पर ज़्यादा बहुत जल्दी वहाँ पर न्यूसेंस जो है पैदा किया जा सकता है। तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट से इन चीज़ों को रेगुलेट करने में सहूलियत होती है। सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान जब हम तैयार कर रहे होते हैं तो स्टेट लेवल आर्म्ड पुलिस फोर्स की संख्या और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जो हमको अवेलेबल हो रही हैं, इनको हमको ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान में पोल डे के लिए खासतौर पे पोलिंग स्टेशन वाइज डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करने से जितने मैन पावर के असेसमेंट है, रिक्वायरमेंट है, वो प्लान करते बनता है। और ऐसी स्थिति पे जब हमको पता चलता है कि हमारे पास कुछ बल कम पड़ रहा है, तो फिर हम दूसरे जो ड्रेस कोड वाले लोग होते हैं उनको स्पेशल पुलिस फोर्स का तमगा या डिजिग्नेशन देने के बाद में उनको डिप्लॉय करते हैं। बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये रहती है कि जो
होम गार्ड्स हैं या ऐसे दूसरे जो लोग होते हैं जिनको हम स्पेशल पुलिस फोर्स की हैसियत में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रायर परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान जब हम तैयार कर रहे हों तो इस बात को गौर करें कि जब हम ज़्यादा बड़ी संख्या में या हमको ज़रूरत पड़ रही है होम गार्ड्स या दूसरे स्पेशल पुलिस फोर्स लगाने की, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रायर परमिशन के लिए ज़रूर पत्राचार कर लें। सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान करते हुए कुछ और पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है। कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी, छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा एरिया जो हमारा LW अफेक्टेड एरियाज रहता है, उसमें कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी कवर करने के लिए विशेष तौर पे ध्यान दिए जाने की ज़रूरत होती है। विशेष तौर पे जो थ्रेट असेसमेंट है या दूसरे प्रकार की बातें आती हैं उसके तारतम्य में, तो एडिक्वेट प्लान इसके लिए होना ज़रूरी होता है। ऑब्जर्वर्स के लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी की हमको ज़रूरत पड़ती है, इस बात का हमको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। काउंटिंग सेंटर्स में 3 टायर का जो कॉर्डनिंग सिस्टम होता है, उसके लिए कितने कितने बल की ज़रूरत हमको किस किस कॉर्डन पे पड़ेगी, इस बात का असेसमेंट करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये कई मामलों में जहाँ मल्टीफेज इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर काउंटिंग सेंटर्स में काउंटिंग का जो डेट रहता है और जो पोल डे रहता है उसमें बड़ा गैप रहता है। तो बहुधा 2-2 हफ्ते तक के कई बार काउंटिंग सेंटर्स को एस्कॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है काउंटिंग डे तक के। तो ये बड़ी संख्या में फोर्स को एंगेज करके रखने का एक कारण बनता है। इंटरस्टेट बॉर्डर्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स में किस प्रकार का चेकिंग पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं ताकि एंटी सोशल और डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स को हम बॉर्डर पे ही रोक पाएँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करते समय, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान के दौरान जो स्ट्रांग रूम की गार्डिंग है पोल होने के बाद में, उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ CPF फोर्सेस जो है वही उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। पोलिंग स्टेशंस की में जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है उसके लिए जो ध्यान रखे जाने वाली बात है कि ऑर्डर ऑफ सेंसिटिविटी के ध्यान में इसके क्रम, इसकी प्राथमिकता को तय करते हुए, इसकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, देन स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस, इस क्रम में ही डिप्लॉयमेंट किया जाना चाहिए। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में एडिशनल मेजर्स के तौर पे हमको कुछ मामलों में CPF की ज़रूरत पड़ती है, एडिशनल CPF की ज़रूरत पड़ती है, जो उसमें कई बार ऑब्जर्वर्स इसके लिए सजेस्ट करते हैं कि नहीं यहाँ पर CPF होना चाहिए, तो वहाँ के लिए स्पेशल कंसिडरेशन ध्यान में रखते हुए फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जाना अपेक्षित होता है। CPF के डिप्लॉयमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है। तो स्ट्राइक रिजर्व के तौर पे इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे, जो खास तौर पे 2 दिन पहले तक चलता रहता है पोल डे के, उसके लिए CPF का विशेष तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। पोलिंग स्टेशंस के गार्डिंग के लिए CPF का इस्तेमाल होना चाहिए। पोल मटेरियल, पोल पर्सन्स, पोल प्रोसेस को देखने के लिए CPF जो डिप्लॉय है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बट लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित विषयों के लिए इनका विशेष इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का जो पार्ट है उसको विशेष तौर पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फोर्स, पुलिस फोर्स जो है उनको ही इसको कैटर करना चाहिए। पोलिंग स्टेशन लेवल पे जो स्टैटिक गार्डिंग होगी वो केवल और केवल CPF के द्वारा की जाएगी। कुछ रूट्स में जो स्पेशल सेंसिटिव एरियाज़ को या वल्नरेबल एरिया के अंदर के रूट्स होते हैं जिसमें कुछ एक पोलिंग स्टेशन हैं, अगर उनकी गार्डिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वैसी स्थिति में पेट्रोलिंग ड्यूटी पे इनको लगाया जा सकता है, CPF को लगाया जा सकता है, जो फिक्स क्लस्टर पे रहेंगे पोलिंग स्टेशंस के और रूट पे वो मूव करते होंगे। फ्लाइंग स्क्वाड्स जो डिफाइंड एरियाज हैं और सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे फ्लाइंग स्क्वाड्स की पेट्रोलिंग जो है प्लान करनी चाहिए। पोल DVM के स्कॉटिंग ड्यूटी के लिए CPF का इस्तेमाल होना चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस की फिडेलिटी और प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अगर कहीं पर ज़रूरत होती है तो वहाँ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल पुलिस फोर्स इसका इस्तेमाल किया जाना अपेक्षित होता है। पूरे इलेक्शन ड्यूरेशन में जो एंटी क्राइम मेजर्स और रेगुलर सिक्योरिटी का पार्ट है उनके ये बिंदु हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नॉन बेलेबल वारंट्स का तामीली करना, प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत 107 CRPC या 116 CRPC के तहत बॉन्ड ओवर करने की कार्रवाई करना, इलीगल आर्म्स
एम्यूनिशन और अदर टाइप के जो एक्सप्लोजिव्स हैं उनका सीजर होना, लाइसेंस्ड वेपन्स का सरेंडर करना, एक्साइज लॉ का स्पेसिफिक एनफोर्समेंट करना, जो उत्पाती तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, स्पेसिफिक केसेस पे जो लोग रहते हैं उन पे रेड करके उनको अरेस्ट करते हुए उस पर कार्रवाई करना, ये सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे आवश्यक रूप से किए जाने चाहिए। उसके रेगुलर और सतत मॉनिटरिंग किए जाने की अपेक्षा भी की गई है। एसपी लेवल पे इसकी डेली मॉनिटरिंग और समीक्षा की जानी चाहिए। व्हीकल और दूसरे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जिसको मॉनिटरिंग करना चाहिए, जिस पर रेगुलर चेकिंग करनी चाहिए, उसके लिए ये बिंदु है। एंटी क्राइम मेजर्स और सस्पिशियस मूवमेंट के लिए रेगुलर व्हीकल चेकिंग होना अपेक्षित किया गया है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो सिटी के होंगे या जो आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ पर इन्फोर्स है, अगर वो बाई इलेक्शंस हैं तो डिस्ट्रिक्ट, अदरवाइज स्टेट लेवल का जो बॉर्डर्स हैं उन सब पे रेगुलर चेकिंग। होटल्स और गेस्ट हाउसेस में सस्पिशियस पर्सन्स और आउटसाइडर्स हैं उनके लिए विशेष तौर पे चेक करने की जरूरत हो। वाइटल इंस्टॉलेशंस होते हैं जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं और दूसरे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन पे भी सर्विलेंस लगातार बनाए रखने की ज़रूरत होती है। मतलब फ्रिक्वेंट और इफेक्टिव मूवमेंट और पेट्रोलिंग इज द की रेगुलर सिक्योरिटी और एंटी क्राइम मेजर्स के तौर पे, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे जरूर से ज़रूर किया जाना अपेक्षित किया गया है। सीसीटीवी सर्विलेंस, व्हीकल्स और बाइक्स से पेट्रोलिंग करना, राउडीज़ के खिलाफ एक्शन लेना, सस्पिशियस आर्टिकल्स जो लेकर के अगर पेडिस्ट्रियंस भी चल रहे हैं या उनके बैग्स की स्पेशल रैंडम चेकिंग करना, फूड पेट्रोलिंग करना इस काम के लिए। होटल्स और टूरिस्ट लोकेशंस होंगे, विशेष तौर पे मॉल्स और मार्केट प्लेसेस होंगे, मेट्रो स्टेशंस होंगे, ऐसी जगहों पर सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग करना। इन सब से इलेक्शन क्राइम्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन दोनों में मदद मिलती है। पुलिस थाना लेवल पे जो इलेक्टोरल ऑफेंसेस पिछले अनुभवों के आधार पर जानकारी में आए, उससे संबंधित जो व्यक्ति उत्पात कर सकते हैं, बदमाशी कर सकते हैं, उनकी लिस्ट तैयार करना। हैबिचुअल ऑफेंडर्स और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उनकी लिस्ट पहले से ही होती है, बट उस पर इफेक्टिव उसको कैसे डिटेन कर सकते हैं इस बिंदु पर विचार करना। बाई इलेक्शंस में बहुत इफेक्टिव होता है जिला बदर की कार्रवाई करना, बट जनरल इलेक्शन में जिला बदर की कार्रवाई बहुत इफेक्टिव इसलिए नहीं होती है कि एक जगह का न्यूसेंस दूसरी जगह चला जाता है और वहाँ पर वो न्यूसेंस फैलाने की कोशिश करता है। मल्टीफेस इलेक्शंस में इस बात को जरूर इफेक्टिव कर सकते हैं कि उनको बाहर करने का जो काम है वो ऐसी जगहों पे किया जाए जहाँ पर इलेक्शंस के फेज अलग अलग हों। शराब, इलिसिट लिकर से संबंधित जो शिकायतें हैं और जो कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जो ऐसा बना रही हैं, उनके लिए स्पेशल ड्राइव चला करके उसको अनर्थ करने की बात कही गई है। आर्म्स लाइसेंस से संबंधित ये बिंदु ध्यान देने की ज़रूरत है। इस अवधि में, जिस अवधि में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें इशू नहीं होंगे, टोटल पूर्ण प्रतिबंध होगा। जब से इलेक्शन प्रारंभ होगा उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद से लेकर के इलेक्शन प्रोसेस के कंप्लीशन। दूसरा, डिपोजिशन ऑफ लाइसेंस नाम्स होगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ में। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आर्म लाइसेंस को सस्पेंड करने की कार्रवाई और उससे संबंधित प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी जारी किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। 188 CRPC का जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, जहाँ जो ये घोषणा करता है कि 5 या 5 से अधिक लोग किसी विशेष आशय के साथ किसी एक स्थान पर न इकट्ठा होंगे न साथ मूव करेंगे, चलेंगे, तो ये इसको इन्फोर्स करने से इलेक्शन प्रोसेस के दोष को कम करने में मदद मिलती है। आरपी एक्ट 1951 की धारा 135C ये कहती है कि पोल डे से पोल टाइम खत्म होने के समय से 48 घंटा पहले तक किसी भी प्रकार का शराब का विक्रय उस क्षेत्र पे नहीं किया जाएगा, इस पर प्रतिबंध होगा। इस ड्यूरेशन को ड्राई डे कहा जाता है और ड्राई डे के दौरान कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट या क्लब या किसी भी प्रकार का दूसरा एस्टैब्लिशमेंट या तो लिकर को ना तो सेल ना तो उसको बेचा जा सकता है और न सर्व किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। और तो और जो लाइसेंस शॉप्स हैं उनमें भी ड्राई डे पूर्णतः प्रभावशील किया जाता है। इस दौरान शराब बेचना या सर्व करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इलीगल स्टोरेज
और शराब के उपयोग के लिए विशेष तौर पे विजिलेंस रखे जाने की ज़रूरत है। एक्साइज की टीम की लगातार सतत मॉनिटरिंग और एक्साइज की टीम को पुलिस की टीम के साथ में और मजिस्ट्रेट के साथ में फ्रीक्वेंट और रैंडम चेक कराए जाने से ये सिस्टम इफेक्टिव काम करता है। लॉ एंड ऑर्डर पे डेली रिपोर्ट LAO1 इस प्रपत्र में भेजे जाने की अपेक्षा की जाती है और डिस्ट्रिक्ट के जो नोडल ऑफिसर होते हैं वो स्टेट के नोडल ऑफिसर को और स्टेट के नोडल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को CO के मार्फत इस रिपोर्ट को डेली भेजते हैं। इसमें जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 6 बजे से लेकर के नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे तक का होता है। इसका ड्यूरेशन है। इसी ड्यूरेशन में जो डे है, जिस डे को रिपोर्ट आ रही है, उस डे का रिपोर्ट मानते हुए इसको आगे प्रोसेस किया जाता है। इस रिपोर्ट में जो चीज़ें होती हैं उसमें देखिए अनलाइसेंस्ड आर्म्स और वेपन्स के सीजर से संबंधित जानकारी, कार्ट्रिजेस और एक्सप्लोजिव के सीजर से संबंधित जानकारी, आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स और इलिसिट जो आर्म्स होते हैं उनके सीजर से संबंधित जो कार्रवाई होती है, उस पर जो रेड है उस पर कितने प्रकार की कार्रवाई करते हुए रेड आदि हमने किया है, उससे संबंधित जानकारी, लाइसेंस आर्म कितने डिपॉजिट हुए हैं, कितनों को राजसात करने की ज़रूरत पड़ी है और कितने लाइसेंस सस्पेंड करने की ज़रूरत पड़ी है, कितने ऑर्डर्स को कैंसिल किया गया है, इससे संबंधित जानकारी, 107, 116 CRPC के प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए कितने व्यक्तियों को बॉन्ड ओवर किया गया है, इससे संबंधित जानकारी, नॉन अवेलेबल वारंट्स के एग्जीक्यूशन का स्टेटस, पोल वायलेंस से रिलेटेड इंसिडेंट्स, कैंपेन या पॉलिटिकल राइवलरी से संबंधित कोई इंसिडेंट्स जो वायलेंस को कॉज कर रहा हो, कितने लोगों की मृत्यु ऐसी घटनाओं पे हो रही है जो जिनको हम पॉलिटिकल वायलेंस, पोल वायलेंस का नाम दे सकते हैं, टोटल इंजर्ड कितने रहे, प्रॉपर्टी पे क्या डैमेज रहा और विशेष तौर पे पुलिस ने इसमें क्या एक्शन लिया, कितने समय में लिया और किस प्रकार की एक्टिविटी पुलिस ने की। ये LAO1 फॉर्मेट में डेली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जाती है। पोल डे के पहले 48 घंटे के ड्यूरेशन में ये प्रतिबंधित होता है कि जो उस क्षेत्र का मतदाता नहीं है वो वहाँ जाए और प्रचार प्रसार करे, क्योंकि कैंडिडेट्स के लिए ये प्रोविज़न जरूर है कि प्रचार प्रसार डोर टू डोर कैंपेन वो कर सकते हैं उस दौरान। तो कैंडिडेट जो कंटेस्टिंग हैं हो सकता है वो उस एरिया का मतदाता ना हो, किसी दूसरे क्षेत्र का मतदाता हो, किसी दूसरे असेंबली का मतदाता हो, बट उसको भर एग्जेम्प्ट कर दिया जाए अगर, तो उसके अलावा जितने भी दूसरे पॉलिटिकल फंक्शनरीज होंगे उन सब को 48 घंटे पहले पोल क्लोज टाइम, अगर पोल क्लोज टाइम 5 बजे दिया गया है, शाम का 5 बजे दिया गया है, तो शाम 5 बजे से लेकर के 48 घंटा की अवधि, उस अवधि के दौरान उनको वहाँ की उपस्थिति पर ही प्रतिबंध है, न केवल कैंपेनिंग एक्टिविटी बल्कि उनकी उपस्थिति पर भी प्रतिबंध है। इसके लिए कम्युनिटी हॉल्स, हॉस्टल, गेस्ट हाउसेस, लॉजेस और दूसरे जो भी एकोमोडेशन के प्लेसेस हो सकते हैं संभावित, उन सब जगहों पर विशेष चौकसी रखना, निगरानी रखना ज़रूरी है। और ये बड़ा सरदर्द भी होता है, क्योंकि ये जनरली शिकायतें भी आती हैं कि 48 घंटे की अवधि में फला पार्टी का, फला कैंडिडेट का, फला आदमी प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो घूम रहा है, और उसको चेक करना, उसको लोकेट करना, उसको फिर उस क्षेत्र से बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती होती है। तो पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट विशेष तौर पे उनसे बात इस बिंदु पर की जाने की अपेक्षा होती है। कंसेंसस बिल्ड करने के बाद में सेल्फ रेगुलेटरी हैबिट्स अगर वो डेवलप कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद मॉनिटरिंग करना और उनसे संबंधित एक्टिविटी करना, कि उनको अनुरोध करना कि साहब बाहर जाइए, अब आप इस क्षेत्र में अब आपको काम नहीं रहना है, नियम यही कहता है। और इलेक्शन ऑब्जर्वर जो रहते हैं उनकी नॉलेज में ये बातें लाना ये बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इलेक्शन ऑब्जर्वर के नॉलेज में अगर आती है ये बात किसी भी तरीके से, तो वो उसको इन्फोर्स करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। तो उनकी सत्ता का इस्तेमाल किया जा सकता है इस चीज़ को इफेक्टिव मॉनिटर रेगुलेट करने के लिए। ऐसे पॉलिटिकल फंक्शनरीज जिनमें सिक्योरिटी कवर दिया गया है उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है कि इनको कैंपेन पीरियड ख़त्म होने के 48 घंटे के पहले उस क्षेत्र को छोड़ करके जाना होगा। उस क्षेत्र से उन्हें जाना होगा जहाँ के वो वोटर नहीं हैं। अगर वो उस क्षेत्र के वोटर हैं
वो रह सकते हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको सिक्योरिटी कवर दिया गया है वो अगर कैंडिडेट है तो वो रह सकता है, क्योंकि कैंडिडेट को ये अधिकार होता है कि वो 48 घंटे का जो साइलेंस पीरियड रहता है उसमें डोर टू डोर कैंपेन कर सके। उसको डोर टू डोर कैंपेन फैसिलिटेट करने के लिए उसको एग्जेम्प्ट करना ज़रूरी होगा। बट अदर देन कैंडिडेट एंड वोटर, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति 48 घंटे के साइलेंस पीरियड के दौरान उस क्षेत्र पर नहीं रुकेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करने के लिए इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो स्पेस मीटिंग्स के लिए, पॉलिटिकल मीटिंग्स के लिए तय किए जाएं या जो वेन्यूज़ तय किए जाएं, उनका इक्विटेबल एलोकेशन होना ज़रूरी होगा। ये इक्विटेबल एलोकेशन के लिए कोई ट्रांसपेरेंट तरीका अख्तियार करना और उससे संबंधित जानकारी सारे पॉलिटिकल पार्टी और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को दिया जाना ज़रूरी होगा। कोई भी प्रोसेशन या मीटिंग्स बिना परमिशन के नहीं चलेंगी। एक्सपेंडिचर के एंगल से ऐसी सारी मीटिंग्स को वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। कोई भी व्हीकल सीओ, डीओ या आरओ के एक्सप्रेस परमिशन के बगैर नहीं चलेगी जो कैंपेनिंग की एक्टिविटी पे चल रही हो, उससे संबंधित बात है। वॉल राइटिंग, पोस्टर्स या दूसरे फॉर्म ऑफ कैनवासिंग अगर होंगे तो उससे संबंधित एक्शन लेना होगा। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए कहा गया है प्रॉपर्टी डिफेसमेंट जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है उसे 24 घंटे के अंदर एनफोर्स करना है। पब्लिक बिल्डिंग्स पे 48 आवर्स और प्राइवेट बिल्डिंग्स ऑन कंप्लेंट 72 आवर्स। इसका एनफोर्समेंट विशेष तौर पे किया जाना चाहिए। लाउड स्पीकर्स के उपयोग पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब भी लाउड स्पीकर का उपयोग होगा तो उसके लिए अनुमति अपेक्षित होगा। इक्विटेबल एलोकेशन स्पेस या वेन्यू से संबंधित अगर मैं बात बोलूं तो विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है इसमें कि जो भी लॉगबुक आप तैयार कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन आपके पास में आ रहा है, अगर वो ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट सिस्टम से है तो बहुत अच्छा है, सबको दिखता है वो। भले बाकी की प्रक्रिया आप ऑफलाइन कर लें अगर ना कर पा रहे हो तो, बट कम से कम एप्लीकेशन प्राप्त करने की व्यवस्था ऑनलाइन हो। ये इससे सुनिश्चित हो जाता है कि दूसरे जो लोग रहते हैं वो देख सकते हैं कि इनका एप्लीकेशन इस समय पे इस तारीख से दिया गया है। इसलिए प्रथम अवसर जो है उनको मिलना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होगा कि एक ही वेन्यू को अगर 2 लोग मांग रहे हैं तो जिसका एप्लीकेशन पहले आएगा ऑब्वियस सी बात है उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बट ये एलिगेशन लगने की जगह बिल्कुल भी नहीं बनने देना चाहिए कि पहले वाले एप्लीकेशन को पेंडिंग रखते हुए दूसरे एप्लीकेशन को हम प्रायोरिटी देते हुए, उसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए उसको हमने पहले अवसर दे दिया। ये व्यवस्था विश्वास कैसे पैदा करेगी और किस तरीके से काम करेगी, इसकी एक रणनीति बना करके लोगों के साथ, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ में इसका चर्चा होना बहुत आवश्यक है। प्रेस नोट जैसे ही जारी होता है उसमें 24 घंटा, 48 घंटा और 72 घंटा इन 3 दिवस की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन उसमें मांगता है। इसके लिए डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रोविज़न है जिसके तहत ये कार्रवाई की जा सकती है। तो गवर्नमेंट बिल्डिंग पे 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करना है, इसमें गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव काम करना है। उसके बाद पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक बिल्डिंग में जो ऑफिसेस हैं, जो ऑफिस हेड्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि 48 घंटे के अंदर डिफेसमेंट से संबंधित जो भी एक्टिविटी करना है वो कंप्लीट करके रिपोर्ट करें। और उसके बाद जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें कभी एलिगेशंस लगते हैं, कभी आरोप लगते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसी और की है और उसने बगैर किसी सहमति के दादागिरी करते हुए कोई दूसरा कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी ने अपना उसमें प्रचार कैंपेनिंग आर्टिकल लगाया हुआ है। ऐसे कंप्लेंट बेस पे 72 आवर्स के अंदर कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा होती है। प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है, 2-3 पन्ने का ही एक्ट है। इस पर सरसरी निगाह अगर आप लोग डाल लेंगे तो बेहतर होगा। इस एक्ट की लिमिटेशन ये है कि इसमें रूल्स नहीं बनाए गए हैं। तो रूल्स नहीं बनाए गए हैं तो फिर ये दिक्कत आती है कि इसमें एक्शन कैसे लिया जाएगा, किस तरीके से लिया जाएगा। तो प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट का सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि लोकल लेवल पे आप इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते, और कोर्ट में अगर पनिशेबल ऑफेंस के तौर पे इसको करना होगा तो अधिकारिता से संबंधित प्रश्न कई बार पुलिस को असमंजस में डालते हैं कि कैसे कार्रवाई की कर पाएंगे। प्रॉपर्टी डिफेसमेंट के प्रोविजन के तहत जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको गौर करना लायक बिंदु इस स्लाइड में दिए गए हैं। बिल्डिंग, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं और स्ट्रक्चर जो स्टेट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या किसी लोकल अथॉरिटी के हों, इनके बिल्डिंग, फेंस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों या हॉस्पिटल्स हों, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ की जाने वाले बिल्डिंग्स हों, उनके गेट हों, एग्जिट्स हों, इन सब पे किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, इसमें पोल्स भी इंक्लूडेड हैं, ट्रांसफार्मर, लैंप पोस्ट,
ये भी इंक्लूडेड है। इनमें इनका इस्तेमाल भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं किया जाएगा। वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेरिटेज बिल्डिंग्स जो होंगी वो सड़कों पे, खासतौर पे जब वो ट्रैफिक पे किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हों या पेडेस्ट्रियल मूवमेंट के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हों, उनमें कोई भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं होगा। पर ना परमिशन दी जाएगी इसके लिए और ना बिना परमिशन के वो ऐसा कर पाएंगे। ऐसा अगर पाया जाता है तो उनकी सामग्री को जब्त करते हुए उनको नोटिस देकर के एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग में, एक्सपेंडिचर के अकाउंट में इन चीज़ों का उल्लेख किया जाना होगा। व्हीकल मॉनिटरिंग में मिनिस्टर्स के द्वारा जो व्हीकल का यूज़ है उस पर रिस्ट्रिक्शन है। ऑफिशियल व्हीकल्स कैंपेनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। मिनिस्टर्स व्हीकल्स का सिर्फ लिमिटेड यूज़ करेंगे। लिमिटेड यूज़ करने का मतलब ये होगा कि वो अपने घर से ऑफिस सिर्फ इस दौरान व्हीकल का इस्तेमाल कर सकेंगे। कैंपेनिंग के लिए उनको अपने प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करने की छूट जरूर होगी। फिर कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के व्हीकल यूज़ की बात अगर आती है तो इसमें देखने वाली बात है कि जो कैंडिडेट यूज़ करते हैं वो चूँकि खर्च से संबंधित होता है, इसलिए इससे संबंधित जितने भी परमिशंस हैं वो आरओ लेवल पे दी जानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित बात होती है तो चूँकि उसका एरिया असेंबली से ज़्यादा भी बढ़ता है, कई बार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ज़्यादा बढ़ करके एरिया होता है, तो जहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के अंदर है वहाँ पर डीओ परमिशन दें, और जहाँ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के बाहर है वहाँ पर सीओ के परमिशन की अपेक्षा की जाती है। मोबाइल वैन्स के लिए विशेष तौर पे उल्लेख करना चाहूँगा कि एडवर्टाइजमेंट के लिए, कैंपेनिंग के लिए मोबाइल वैन्स का इस्तेमाल अगर किया जाता है, जो वीडियो वैन्स, नॉट मोबाइल वैन्स, वीडियो वैन्स का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी परमिशन सिर्फ और सिर्फ सी ऑफिस के द्वारा दी जाती है। बट कैंपेनिंग मटेरियल जो उसका इस्तेमाल होगा वो अगर कैंडिडेट से संबंधित है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एमसीएमसी कमेटी उसको सर्टिफाई करेगी और एक्सपेंडिचर के पेटे उसका हिसाब किताब तय करेगी। सीओ लेवल पे जो वीडियो वैन की परमिशन होगी उसमें आरटीओ की बड़ी भूमिका होती है, और आरटीओ को ये देख करके बताना होता है कि वीडियो वैन के निर्माण में, उसके उपयोग में, उसके परिचालन में ट्रैफिक रूल्स और ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो एक्ट है उसके प्रोविजंस का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। ये प्रीरिक्विजिट होती है। इसके साथ ही सीओ ऑफिस में परमिशन का रिक्वेस्ट फाइल किया जाएगा। पोल डे यूज़ के लिए व्हीकल का इस्तेमाल कैंडिडेट अपने लिए कर सकता है, इलेक्शन एजेंट उसका इस्तेमाल कर सकता है एक, और इसके अलावा एक और व्हीकल का इस्तेमाल वो कर सकता है जिसमें उसके जो एजेंट्स होंगे, उन एजेंट से संबंधित कोई समस्या हो या भोजन पानी पहुंचाने की अगर बात हो तो उसके लिए दिया जा सकता है। इसलिए पोल डे यूज़ के लिए किसी भी कैंडिडेट के पेटे केवल और केवल 3 व्हीकल के इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने की बात कही गई है। पिछली स्लाइड पे चर्चा के दौरान मैंने बताया था कि मिनिस्टर्स को सिविल रेसिडेंस से ऑफिस आने जाने के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल करना होगा। रेड लाइट नहीं लगाई जाएगी। हेडक्वार्टर से बाहर अगर मिनिस्टर्स का विजिट हो रहा हो तो स्टेट के सीईओ को इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा। ऑफिशियल विजिट और इलेक्शनियरिंग वर्क, इन दोनों को क्लब करने के किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति को, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, छूट नहीं होगी। कैंडिडेट और पार्टीज़ के लिए व्हीकल यूज से संबंधित गाइडलाइन क्या है? नॉमिनेशन फाइल करने के लिए केवल 3 व्हीकल प्रति कैंडिडेट 100 मीटर के दायरे पर, जहाँ पर आरओ या एआरओ का ऑफिस है, जहाँ नॉमिनेशन फाइल किया जाना हो, वहाँ तक जा सकेंगे। कोविड सीन में ये व्हीकल की संख्या रिस्ट्रिक्ट करके 3 की जगह पे 2 कर दी गई है। कैंपेनिंग पीरियड के लिए कितने व्हीकल्स का इस्तेमाल कोई कैंडिडेट या पार्टी कर सकती है, इसके ऊपर कोई भी रोक नहीं है। इसका सिर्फ संबंध इतना है कि इसको कम एक्सपेंडिचर के अकाउंट में जोड़ने के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग, और उसके लिए बिना किसी परमिशन के कोई भी गाड़ी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाएगी, ये व्यवस्था लागू की गई है। रिटर्निंग अफसर के द्वारा जो पास या अथॉरिटी जारी किया जाता है, उसके बगैर कोई भी कैंपेनिंग व्हीकल किसी भी एरिया में अप्लाई करती हुई पाई अगर जाती है तो वो जब्त की जाएगी, और जब्त करने के बाद वो तब तक जब्त रखी जाएगी जब तक इलेक्शन की प्रक्रिया खत्म ना हो जाती हो। यहाँ पर एक और बिंदु गौर करने लायक है कि मान लीजिए व्हीकल का परमिशन कैंडिडेट ए को दिया गया, बट कैंडिडेट बी अपने कैंपेनिंग आर्टिकल के साथ उस व्हीकल का इस्तेमाल अपनी कैंपेनिंग के लिए अगर कर रहा है, तो वैसी स्थिति में कैंडिडेट ए को जो जारी किया गया पास है वो निरस्त किया जाएगा। कैंडिडेट बी के पेटे जितना भी खर्च है इस व्हीकल के
परमिशन डे से लेकर के जिस तारीख तक ये कार्रवाई हुई है वो सारा खर्च कैंडिडेट बी के पेटे जोड़ा जाएगा। व्हीकल जब्त करके रखी जाएगी, तब तक रखी जाएगी जब तक कि इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह नहीं हो जाती है, और इलेक्शन ऑफेंस ऐसे केसेस में रजिस्टर किया जाना चाहिए। स्टार कैंपेनर से संबंधित प्रोविज़न जो व्हीकल इस्तेमाल के लिए है उन बिंदुओं पर बात करने की ज़रूरत है। सीईओ ऑफिस से ऐसे व्हीकल्स को परमिशन दी जाएगी। एनलिस्टेड स्टार कैंपेनर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रहते हैं वो अपने स्टार कैंपेनर्स की सूची, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो 40 और जो स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो 20 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मार्फत सीईओ ऑफिस को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे स्टार कैंपेनर्स के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के पेटे या उनके अपने निजी प्रवास के दौरान उपयोग किए जाने वाले व्हीकल की अनुमति सीईओ ऑफिस के द्वारा दी जाती है। परमिट का मिसयूज़ न हो ये इंश्योर करना स्टार कैंपेनर की जिम्मेदारी होगी, और परमिट ओरिजिनल साइंड कॉपी व्हीकल जो यूज़ की जा रही है उसके विंड स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। पोल डे यूज़ के लिए जो व्हीकल है उसके लिए अभी मैंने चर्चा की है कि कैंडिडेट के लिए एक व्हीकल, एक उसके इलेक्शन एजेंट के लिए, और वर्कर्स को कुछ आवश्यकता हो तो उनको पहुंचाने, लाने, ले जाने या उनसे उनके भोजन आदि की व्यवस्था को सप्लाई करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए, इस प्रकार हर कैंडिडेट के लिए अधिकतम 3 व्हीकल की परमिशन पोल डे यूज़ के लिए दी जा सकती है। जो पासेस होंगे वो डीओ या आरओ के द्वारा ही जारी किए जाएंगे। किसी व्हीकल में जो जिसमें परमिशन जो उसका परमिट है उस परमिट में ये लिखा हुआ है कि 4+1 पर्सन कैन बी एकोमोडेटेड इन अ व्हीकल, बट कोविड सिनेरियो में मुझे लगता है कि इस पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। ये कहा गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि कोविड सिनेरियो में कोई भी प्रचार प्रसार की व्यवस्था का या किसी भी व्यवस्था का इस्तेमाल कोविड को कंटेन करने के संबंधित जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनसे रिलेटिव और उनसे कंपैटिबल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस केस में 1+1 ही शायद रहेगा, क्योंकि 1+2 सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए, वाइफ एंड हस्बैंड अगर स्कॉटेड हैं उसके साथ ड्राइवर, इन लोगों के लिए अलाउ होगा। तो 1+1 के लिए होगा रिस्ट्रिक्शंस, मगर इसमें एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जारी किए जाने की अपेक्षा है, और मुझे लगता है कि इसमें मार्गदर्शन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को प्राप्त करना चाहिए सीईओ के मार्फत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। व्हीकल्स किसी भी परिस्थिति में मतदाता को लाने ले जाने का काम नहीं करेंगे। ये बड़ा कठिन एक विषय होता है और इससे संबंधित शिकायतें भी पोल डे के लिए बड़ा एक चैलेंज रहता है, और मीडिया इस बात को बड़ा कवर भी करती है, और मीडिया मैनेजमेंट के पार्ट में एटीआर के तौर पे ये भी आता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट के तौर पे, कि फला कैंडिडेट या फला व्हीकल पे वोटर्स को लाए ले जाने का कार्य बदस्तूर जारी है। इसमें तुरंत 2 घंटे के अंदर इस पर एक्शन लेकर के कार्रवाई करना अपेक्षित होता है। निर्वाचन में वाहनों की आवश्यकता बहुत पड़ती है, और शासन के पास जितने संसाधन उपलब्ध हों बहुधा उनसे काम नहीं चल पाता है, तो अतिरिक्त वाहनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रायोरिटी बताती है कि ऐसे स्थिति में हमको व्हीकल्स कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट के व्हीकल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। उनकी संख्या कम पड़ने पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस और अंडरटेकिंग्स उनसे व्हीकल ली जा सकती हैं, या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस और उनके अंडरटेकिंग्स उनसे व्हीकल्स ली जानी चाहिए। उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी संख्या कम पड़ रही है तो प्राइवेट व्हीकल्स का रिक्विजिशन किया जा सकता है। तो प्राइवेट व्हीकल्स के रिक्विजिशन के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी होगा। वैलिड लाइसेंस देखना चाहिए, उनका वैलिड रजिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ उनका जो इंश्योरेंस है वो वैलिड है कि नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी इलेक्शन के दौरान अगर दुर्घटना हो तो इन बातों पे अगर विचार न किया गया हो तो अननेसेसरी स्टेट एक्सचेकर पे बर्डन पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनीज बाईपास कर देंगे। ये भी बिंदु यहाँ पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए कहा गया है कि कंपनसेशन इमीडिएटली दिया जाना चाहिए। इलेक्शन की जैसे ही प्रक्रिया खत्म होती है उसकी इमीडिएट बाद अगर कोई डैमेज हुआ है तो उसका पेमेंट दे दिया जाना चाहिए। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग में भी पुलिस का कुछ रोल होता है। तो एक्सपेंडिचर की मशीनरी के माध्यम से, उसके मैकेनिज्म के माध्यम से इसको रेगुलेट करने की बात कही गई है। फंडामेंटल ये है कि कैंडिडेट के खर्च की सीमा है, पॉलिटिकल पार्टी के खर्च की सीमा नहीं है। तो कैंडिडेट के खर्च की सीमा को अकाउंट फॉर करने के लिए, उसको जानने के लिए कि उसने उससे ज़्यादा खर्च तो नहीं किया है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर के सिस्टम को डिवाइस किया गया है।
एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के जो स्टेप्स हैं उसमें कैंडिडेट को एक स्पेशल डेडिकेटेड बैंक अकाउंट खोलना होगा, सिंगल ऑपरेटर होगा उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जॉइंट होगा तो सिर्फ इलेक्शन एजेंट उसके साथ में एक जॉइंट ऑपरेटर की भूमिका में हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के हिसाब से जो नॉमिनेशन का डे है, जिस तारीख को वो अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहा है, उससे एक दिन पहले ऐसा अकाउंट, बैंक अकाउंट खोला जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के पेटे, नॉमिनेशन के पेटे जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा, वो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट भी इस बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाना चाहिए, तभी इलेक्शन के खर्चे की शुचिता बनी रहेगी, ऐसा अपेक्षित किया गया है। ये स्लाइड लॉ एंड ऑर्डर के इसमें दी जरूर गई है, बट मुझे लगता है कि पुलिस से बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं है। सिर्फ इस बात को जानने की ज़रूरत है कि एक्सपेंडिचर जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनके साथ पुलिस को सिक्योरिटी एस्कॉर्ट करने के लिए डिपुट किया जाता है, तो क्या एक्टिविटीज़ रहती है जनरली, ये बेसिक आइडिया उनको पता होना चाहिए। ये एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के लिए जो टीम होगी वो होगी, एक्सपेंडिचर के माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी होंगे, मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम बनेगा, कॉल सेंटर होगा, सर्विलेंस टीम होगी जो इलीगल कैश के ट्रांसपोर्ट करने के लिए या उससे संबंधित कोई होर्डिंग की एक्टिविटी हो रही हो तो उस पर भी काम करेगी, अकाउंटिंग टीम है, मीडिया मॉनिटरिंग टीम है, मीडिया व्यूटिंग है, वीडियो सर्विलेंस टीम है, और इन सबको कोऑर्डिनेट करते हुए एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल होगा, जहाँ पर इन सारी व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी आने पर उससे संबंधित खर्चे का हिसाब किताब लिया जाएगा। कैंडिडेट अगर खर्चे का हिसाब नहीं जोड़ा है तो उसको सुनवाई करके स्पष्टीकरण लिया जाएगा। कैंडिडेट के असहमत होने की दिशा में डिस्ट्रिक्ट लेवल के एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी अपना निर्णय देगी, और निर्णय में अगर ये पाया जाता है कि इस खर्च को जोड़ा जाना है, मगर कैंडिडेट अगर संतुष्ट नहीं है तो वो उसकी अपील सीओ लेवल पे कर सकता है, और सीओ लेवल से भी अपील संतुष्ट न होने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेवल पर एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की अपील हो सकती है। इसके लिए मैक्सिमम टाइमलाइन दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के भीतर कैंडिडेट के लिए आज्ञापक है कि वो अपने खर्चे संबंधित समस्त जानकारियाँ दे। विरोध की दिशा में, किसी असहमति की दिशा में 26वें दिन इसकी सुनवाई की व्यवस्था के लिए प्रावधान किया गया है। और पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर एक्सपेंड का विषय हो तो 75 दिन रिजल्ट आने के बाद, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के मामले में 90 दिन। इसके भीतर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष में पॉलिटिकल पार्टी को अपने एक्सपेंडिचर से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गई है और उससे संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल में अगर कुछ कंपोनेंट्स की बात हम करते हैं कि जिनमें पुलिस पर्सनल होने की ज़रूरत है, उसमें तो ये देखिए कि वीडियो सर्विलेंस टीम, ये इसमें पुलिस की उपस्थिति अपेक्षित है। लीगल क्रैश से संबंधित अगर कोई काम हो रहा हो, ट्रैकिंग करना हो उसका, तो उसके लिए भी पुलिस टीम, एक डेडिकेटेड टीम मजिस्ट्रेट के साथ में रखे जाने की अपेक्षा की गई है। क्योंकि इलेक्शन ऑफेंस से संबंधित मामला है तो पुलिस को इस प्रोविजन को जानने की ज़रूरत है। सेक्शन 127A आरपी एक्ट 1951 वो ये कहता है कि प्रिंटिंग और पब्लिशर उसको अपने नाम का विवरण छापना पड़ेगा हर उस प्रिंटिंग मटेरियल पर जो वो प्रिंट कर रहा है। प्रिंटर के पास पब्लिशर का अथॉरिटी लेटर होना ज़रूरी है। पब्लिशर उसमें ये बताएगा कि मैं इस प्रकार का प्रिंट इतनी संख्या में इतने खर्च पर इस व्यक्ति से या इस प्रिंटर से छपवा रहा हूँ, और ये अथॉरिटी लेटर होना ज़रूरी होगा। आइडेंटिफिकेशन, पब्लिशर के आइडेंटिफिकेशन के तौर पे 2 विटनेस उसमें साइन होने की ज़रूरत होती है। इसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट उस जिला के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाता है, जिसको हम डीओ के नाम से जानेंगे इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान। और अगर ऐसा प्रिंटिंग प्रेस राजधानी में स्थित है तो इससे संबंधित सूचना कि फला अभ्यर्थी ने या फला पॉलिटिकल पार्टी ने इतना सामान छापने के लिए अधिकृत किया है या अधिकार दिया है या कहा है, इसकी घोषणा संबंधित बात सी ऑफिस पे दी जाएगी। एक्सपेंडिचर से संबंधित पार्ट होने पर अगर कैंडिडेट से संबंधित मामला है तो सीओ इसको डीओ के मार्फत आरओ तक उपलब्ध करा देंगे, और अगर एक्सपेंडिचर से संबंधित मामला कैंडिडेट से संबंधित नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी के पेटे खर्चे को शो करते हुए इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शेयर किया जाएगा। व्हीकल पे मॉनिटरिंग की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि कैंडिडेट ए अगर कैंडिडेट बी के फेवर में गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे जनरली इसको हम लोग डमी कैंडिडेट्स कहते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं जो डमी कैंडिडेट खड़ा करते हैं और डमी कैंडिडेट के पेटे जो किया जाने वाला खर्च है उनके खर्च की सीमा को बढ़ा देता है। सारा खर्च जो है डमी कैंडिडेट के पेटे शो करते रहते हैं। तो ऐसा कोई डमी कैंडिडेट है उसकी मॉनिटरिंग के पार्ट के तौर पे व्हीकल्स विशेष तौर पे अगर आप देखते हैं
कि व्हीकल्स का इस्तेमाल कैंडिडेट ए ने कैंडिडेट बी के फेवर में किया है, उसमें कैंपेनिंग मटेरियल्स जितने चल रहे हैं कैंडिडेट बी के चल रहे हैं, तो सारा खर्च कैंडिडेट बी को दिया जाएगा। कैंडिडेट ए का जो व्हीकल परमिशन है वो विदहोल्ड कर लिया जाएगा, कैंसिल कर लिया जाएगा। व्हीकल को तब तक के रोक करके रख लिया जाएगा जब तक इलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है। 171H इंडियन पीनल कोड के प्रोविजन के तहत परमिटेड व्हीकल के परमिशन के मिसयूज के लिए कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा इसमें की गई है। इस बिंदु पर हम चर्चा कर चुके हैं। 135C आरपी एक्ट ये कहता है कि शराब का विक्रय या सर्विस पोल डे और पीरियड जो 48 घंटा है, पोल डे मतलब पोल खत्म होने वाला पीरियड से लेकर 48 घंटे के दौरान जिस क्षेत्र पर चुनाव हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है, वहाँ पर नहीं किया जाएगा। और इसके लिए ड्राई डे शैल बी डिक्लेयर्ड। ये ड्राई डे गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनके द्वारा जो डिक्लेयर किए जाने की व्यवस्था की जाती है उसका विशेष तौर पे कंप्लायंस किया जाना होगा। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए जो SOP है वो ये कहता है कि रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लाउड स्पीकर का जब भी इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए अनुमति आवश्यक होगी। व्हीकल्स पे अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो जो भी संबंधित गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसको परमिट जारी करने का अधिकार है उसका कंसेंट इसमें होना ज़रूरी होगा। यहाँ एक बिंदु कई बार उठ करके आता है, वो ये आता है कि कुछ व्हीकल्स हैं जिसमें लाउड स्पीकर के लिए जो चीज़ें लगाई गई हैं, खासतौर पे पोंगा माइक्रोफोन्स टाइप की चीज़ें अगर लगाई जाती हैं तो उस पर कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट पे प्रोविज़न के विरोध में है। मेरा ऐसा मानना है कि मोटर व्हीकल एक्ट का जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न में जो गाड़ी का बॉडी है उस बॉडी का शेप साइज़ को रेगुलेट इस वजह से किया जाता है कि ट्रैफिक और जो रोड विड्थ होती है और रोड के जो हर्डल्स होते हैं, जो हाइट रहती हैं, उसके कंसिडरेशन से उसकी बॉडी का साइज शेप ध्यान में रखा जाता है। टेम्प्रेरी परमिशन अगर दी जा रही है तो टेम्प्रेरी परमिशन से गाड़ी का मॉडल डिविएट हो रहा हो या मॉडल का शेप चेंज हो रहा है या जिस परमिशन से जिस प्रकार के बॉडी का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दी गई वो विशेष नहीं होता है। एक्सपेंडिचर कंट्रोल के पेटे इस बात को जरूर ध्यान रखे जाने की ज़रूरत होती है कि लाउड स्पीकर का जब भी इस्तेमाल गाड़ी पे हो रहा है तो उसकी परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन उसमें हो ताकि खर्च उसका लिया जा सके। कैंडिडेट के टेम्प्रेरी ऑफिस से संबंधित ये प्रावधान है कि रिलीजियस प्लेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल इनके क्षेत्र से 200 मीटर के भीतर उसका कोई टेम्प्रेरी ऑफिस नहीं होना चाहिए। वैसे ही पोलिंग स्टेशन, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन है उससे भी 200 मीटर के भीतर टेम्प्रेरी ऑफिस कैंडिडेट का नहीं होना चाहिए। जो टेम्प्रेरी ऑफिस कैंडिडेट बनाएगा उसमें जो प्रोविज़न है वो डिस्प्ले क्या कर सकता है, वो सिर्फ ये एक फ्लैग डिस्प्ले कर सकता है और एक बैनर डिस्प्ले कर सकता है। ये बैनर 4x8, ये इंपॉर्टेंट साइज़ है, ये 4x8। रैलीज़ में जो अभी तो खैर कोविड के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दिया इन्होंने, 10 से ज़्यादा व्हीकल पहले चला करते थे एक रैली पे, अब उसको 5 कर दिया है। 2-5 के व्हीकल के रैली के बीच में भी आधे घंटे का स्पेस होगा जो पहले सिर्फ 100 मीटर का डिस्टेंस में मेंटेन करने की बात कही गई थी। उसमें भी मैक्सिमम बैनर या पोस्टर साइज़ जो रैली में चलने की बात है वो ये 4x8 है। तो ये 4x8 बड़ा इंपॉर्टेंट साइज़ है, इसको ध्यान रखना चाहिए। इससे बड़ा पोस्टर या बैनर कहीं पर भी परमिटेड नहीं होगा, टेम्प्रेरी ऑफिस हो तो या कैंपेनिंग मटेरियल हो तो। होर्डिंग्स वगैरह में अगर जो लगाने की बात है, जहाँ पर वो लोकल बॉडी से परमिशन दे करके लगाते हैं, वहाँ पर वो बड़ी साइज़ का लगा सकते हैं। बट वो चूँकि एक्सक्लूसिव उसके लिए एक्सपेंडिचर का सिस्टम बना हुआ है, कितने ड्यूरेशन के लिए पोस्टर बैनर लगाया जाएगा और उसमें कितना खर्च आएगा, कितना उसके पेटे पे किया जाएगा, इसके लिए स्टैंडर्ड सिस्टम्स बने हुए हैं। लोकल बॉडी कितना चार्ज करेगी रेंटल के बेसिस पे, कंस्ट्रक्शन में मतलब उसके प्रोडक्शन में कितना खर्च आ रहा है, उसके पेंट करने में कितना खर्च आ रहा है, इनके लिए स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, इसलिए वो विषय अलग होगा। बट जहाँ टेम्प्रेरी ऑफिसर्स की बात है और रैलीज़ की बात है उसके लिए ये मैक्सिमम साइज़ ऑफ पोस्टर्स है और बैनर्स है जो अलाउ किया गया है। इसके साथ यहाँ पर पुनः ध्यान देने वाली बात है कि बैनर को कैरी करने वाला जो डंडा होगा वो कितना लंबा होगा। इसके लिए उन्होंने कहा है कि 3 फीट साइज़ का डंडा जो बैनर से नीचे लटकता हुआ हो सकता है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे बड़ी साइज़ के बैनर्स को यूज़ करने पर ट्रैफिक में जो विजुअल ब्लॉकेज है वो विजुअल ब्लॉकेज अफेक्ट होता है। शायद इस कंसिडरेशन से बैनर की साइज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। पोल डे के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम के जो अरेंजमेंट्स हैं वो एडिशनल स्टाफ की ज़रूरत होगी। फिर कम्युनिकेशन के लिए कुछ एक अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है। ईवीएम रिप्लेसमेंट के लिए जो अरेंजमेंट होते हैं चेंज करने के लिए,
और रिजर्व स्टाफ जो उसका है उसको डिप्लॉयमेंट के जो तरीका होगा उसका क्या अरेंजमेंट है, इस पर जरूर गौर करने की ज़रूरत होती है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर से बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड इसमें पार्ट नहीं है। पोल ईवीएम्स को स्कॉट करते हुए, इलेक्शन मटेरियल्स को स्कॉट करते हुए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना, पोलिंग स्टेशन की प्रक्रिया पूरी खत्म होने के बाद में, पोलिंग प्रक्रिया पूरी खत्म होने के बाद में उसको रिसीविंग काउंटर तक पहुंचाना और कंट्रोल रूम तक के स्ट्रांग रूम पे उसका जमा करना है। इतने तक सिक्योरिटी का जो पार्ट है वो पुलिस का होता है। जो प्राइवेट व्हीकल्स वोटर्स को लेकर के जाते होंगे उनके लिए भी 200 मीटर की दूरी, पोलिंग स्टेशन जहाँ पर है, पोलिंग स्टेशन का जो एरिया है उससे 200 मीटर की दूरी पर उनको रोक दिया जाएगा। और यही 200 मीटर की रेंज जो है ये उनके लिए भी है जो कैंडिडेट्स अपना छोटा छोटा टेम्परेरी ऑफिस लगा करके, छोटे कैंप्स लगा करके रहते हैं, जहाँ पर वो वोटर्स को बताते हैं, उनका सीरियल नंबर, उनका डिटेल्स बताते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन का सीरियल नंबर है और इस बिल्डिंग में, इस कमरे में आप जा करके वोट डाल सकते हैं, वो लगाएंगे। तो ऐसे छोटे जो कैंप्स हैं, जो छोटे तंबू जैसा वो लगाएंगे, उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें टेबल और कुर्सी की व्यवस्था की बात कही गई। एक टेबल और 2 कुर्सी, इससे ज़्यादा कुछ भी उसमें नहीं होगा। और उसमें जो कैंडिडेट का पोस्टर बैनर जो है वो नहीं लगाया जाएगा। हाँ, उसमें किसी प्रकार का कनात भी नहीं लगाया जाएगा। हाँ, धूप वगैरह इत्यादि से बचने के लिए छोटा सा जो अम्ब्रेला है या कैनोपी है वो उसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अक्सर इन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग होते हुए हम लोग देखते हैं और बड़े बड़े आकार के जो टेंट्स हैं वो कैंडिडेट कंटेस्टिंग पार्टीज़ के प्रश्रय में लगाते हैं और ये इसमें शिकायतें होती हैं तो अप्रिय स्थिति निर्मित होती है, जिसमें कार्रवाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है। पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कन्वेसिंग अलाउड नहीं है, सेक्शन 130 आरपी एक्ट। जो ऑफिसर्स ड्यूटी पे हैं उनको छोड़ करके 100 मीटर के दायरे पे किसी भी प्रकार का सेलुलर फ़ोन और कॉर्डलेस फ़ोन, इसको भी परमिशन नहीं दी जाती है। जो वोटर स्लिप्स इशू किए जाते हैं कैंडिडेट के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, उसमें किसी भी प्रकार का पार्टी का मार्किंग सिंबल या कैंडिडेट का नाम के अलावा और कोई विवरण नहीं हो सकता है। ऐसे जो स्थान होंगे उसमें किसी भी प्रकार का पोस्टर या बैनर, जैसे मैंने बताया था कि एक टेबल और 2 कुर्सी भर इसके लिए अलाउ किया गया है और पेस्ट पोस्टर और बैनर्स जो है इसमें अलाउड नहीं होंगे। सेक्शन 131 ये भी कहता है कि 100 मीटर के दायरे पर किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर या मेगाफोन नहीं होना चाहिए। शायद यही प्रावधान है जो ये कहता है कि पोलिंग स्टेशन किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग के आसपास 100 मीटर के दायरे पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली रिलीजियस बिल्डिंग्स में अगर कोई एक्टिविटी चल रही हो पोल डे के दिन तो वो इसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगी। ये इलेक्शन बूथ से संबंधित जो कैंडिडेट का होगा, जिसके बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा था कि एक टेबल और 2 कुर्सियाँ होंगी जिसमें शामियाना नहीं होगा, टेंटेज नहीं होगा, एक बैनर हो सकता है जिसमें 1.5 फुट बाय 3 फुट का साइज़ का होगा वो, और वो भी 200 मीटर की दूरी उसके पार लगाया जाएगा। लोकल अथॉरिटी से वैलिड परमिशन होना ज़रूरी है। लोकल अथॉरिटी अर्थात ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, अर्बन बॉडी में अर्बन बॉडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, इनसे परमिशन होना ज़रूरी होगा। पोलिंग स्टेशन के नज़दीक सिक्योरिटी पर्सनल, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो, उसके आर्म्स लेकर के जाने पर प्रतिबंध है। अगर कोई जेट सिक्योरिटी वाला व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में जा रहा है, यदि वो कैंडिडेट की हैसियत में जा रहा है या वोटर की हैसियत में जा रहा है, तो जो आर्म्ड पर्सन होगा वो कंसील्ड वेपन के साथ सिंपल क्लोथ्स में रहेगा, ड्रेस में भी नहीं होगा। वो केवल एक ऐसा व्यक्ति उसको एस्कॉर्ट करने के लिए उपस्थित रह सकता है, और वह व्यक्ति भी पोलिंग बूथ के अंदर, पोलिंग स्टेशन जहाँ पर बन चुका है वहाँ पर उसके अंदर नहीं जाएगा, उसके भीतर प्रवेश करने पर उसका प्रतिबंध रहेगा। वो बाहर से एस्कॉर्ट कर सकता है। जो सिंपल कैंडिडेट है या वोटर है, सिर्फ वो अंदर जा कर के इंस्पेक्शन करके या वोट डाल करके बाहर आएगा, उसके बाद फिर एस्कॉर्ट उसको ज्वाइन करेगा, यही उसकी सीमा होगी। इलेक्शन एजेंट बनाए जाने पर मिनिस्टर, एमपी या एमएलए के ऊपर प्रतिबंध है। ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जानने की ज़रूरत है कि इसमें परमिशन नहीं दी जाती है इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा। उसके अलावा जो हाई सिक्योरिटी कवर वाले लोग हैं उनको भी सिक्योरिटी कवर को देखते हुए इलेक्शन एजेंट या पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर वो बनाए जाते हैं तो उनको अपना सिक्योरिटी कवर उस ड्यूरेशन के लिए सरेंडर करना होगा। इलेक्शन कंडक्ट रूल्स 1961 का रूल 49D ये कहता है कि जो व्यक्ति एंटाइटल्ड है सिर्फ वही पोलिंग स्टेशन के भीतर प्रवेश कर सकता है। मीडिया पर्सन स्पेशल अथॉरिटी लेटर अगर उसके पास उपलब्ध है जिसमें
जो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ में या सीओ के ऑफिस के द्वारा या डीओ के ऑफिस के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है, केवल वो जा सकता है। बट मीडिया पर्सन के लिए ये रिस्ट्रिक्शन होगा कि वो ऐसे फोटोग्राफ या बैलेटिंग प्रोसेस को कैप्चर नहीं करेगा जो मतदान की गोपनीयता को भंग करने से संबंधित होगा। अर्थात बूथ या उसका जो पार्ट रहेगा उसको वो कैप्चर नहीं करेगा। और यही बात वेबकास्टिंग के समय जो कैमरास लगाए जाएंगे उसके लिए भी लागू होगी। वेब कैमरास जब लगाए जाएंगे तो उसमें ध्यान रखा जाएगा इस बात का कि मतदान की गोपनीयता भंग ना हो रही हो। बट विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि आइडेंटिटी जो वोटर्स हैं उनको कैप्चर कर रहे हैं वेबकास्टिंग के दौरान। जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय की जाती है किसी पोलिंग स्टेशन पे, उसके जवान एंट्रेंस पे खड़े होंगे, वो पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाएंगे। जब तक कि स्पेसिफिकली उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉल ना करे तब तक वो प्रवेश नहीं करेंगे। उनका दायरा, उनका सीमा, उनका हद जो रहेगा वो केवल एंट्रेंस गेट रहेगा। पोलिंग स्टेशन के भीतर जाने वाले लोगों की जो अधिकृत है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस हैं और जो लॉ में बताया गया है उसमें देखिए, इलेक्टर्स हैं, प्रिसाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर्स, कैंडिडेट्स, इलेक्शन एजेंट, वन पोलिंग एजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्सन्स जो कमीशन के द्वारा ऑथराइज किए जाते हैं जैसे इलेक्शन ऑब्जर्वर, डीओ, आरओ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी। इलेक्टर्स के हाथ में, गोद में अगर कोई बच्चा हो तो वो साथ में जा सकता है। जो ब्लाइंड और इनफॉर्म वोटर होते हैं उनके लिए जो सहयोगी के तौर पे जाएगा वो होगा। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर असिस्टेंस के लिए किसी एक पर्सन को, जो स्थानीय व्यक्ति हो सकता है, उसे अगर बुलाता है, आवश्यकता है अगर उसको, तो केवल इतने लोग ही पोलिंग स्टेशन के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। इलेक्शन रिकॉर्ड्स डबल लॉक में, जिसमें एक की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास में रहेगी और दूसरी की ट्रेजरी ऑफिसर के पास में रहेगी। ऐसी सुरक्षा जो डबल लॉक की होगी उसमें रखे जाएंगे। अटेस्टेड कॉपीज और रिकॉर्ड्स और इंस्पेक्शन, जिनका जो प्रतिबंधित नहीं है उनका इंस्पेक्शन किया जा सकता है। रिकॉर्ड्स का डिस्पोजल के लिए जो बात है कि वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के एक्सपायरी के बाद है, इसमें मैनुअल्स में जो गाइडलाइंस और प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको अलग से हम उस पर चर्चा करेंगे। पोस्ट पोल लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित बात जो ध्यान रखने की होती है कि विक्ट्री प्रोसेशंस पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। विक्ट्री प्रोसेशंस अगर निकाले जाते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर का एलिमेंट होता है, इनपुट होता है कि विक्ट्री प्रोसेशन भी इलेक्शन एक्सपेंडिचर के पेटे जोड़े जाते हैं। पोस्ट पोल लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ती है फ्लैग मार्चेस के लिए। अगर आवश्यकता है, परिस्थितियाँ बोलती हैं तो फ्लैग मार्च किया जा सकता है काउंटिंग के दिन पर और उसके आसपास, उसके पहले, उसके बाद में तो फ्लैग मार्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उसके पहले आवश्यकता पड़ने पर फ्लैग मार्च शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए किया जा सकता है। आज लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जो कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस हैं और उसके साथ जो प्रैक्टिकल इनपुट्स हो सकते हैं, इन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए हम लोगों ने चर्चा की है। वल्नरेबल मैपिंग पे जो बातें होनी थी वो इसमें हमने कवर कर लिया है, तो वल्नरेबल मैपिंग के लिए अलग से अब हम कोई और वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो रेलेवेंट पार्ट था वो इसमें हमने कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच।